Hello students, today we are going to discuss the syllabus of Pharmaceutical Organic Chemistry 2, code is BP301T. Unit 1 of POC2 is about benzene and its derivatives. इससे पहले वाली फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 में हमने एलिफेटिक कंपाउंड्स पढ़े हैं और फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 में हमें एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ने हैं. सो फर्स्ट यूनिट इज अबाउट बेंजीन and its derivatives या फिर benzene and its homologues. First part is analytical, synthetic and other evidences in the derivation of structure of benzene. सबसे पहले वाले पार्ट में हमें बेंजीन के स्ट्रक्चर को थोरोली स्टडी करना है. उसमें हमें बताना है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी ऑर्बिटल स्टडी करनी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ना है और इसमें किस तरीके से बोन्स लगे होते हैं, सिंगल बोन्ड होते हैं, डबल बोन्ड होते हैं या ट्रिपल बोन्ड होते हैं. तो इस तरीके से अलग अलग एविडेंसेस के थ्रू हमें बेंजीन की स्ट्रक्चर को प्रूव करना है कि उसमें 6 कार्बन्स होते हैं, 6 हाइड्रोजन्स होते हैं, 3 डबल बोन्ड्स होते हैं जो कि ऑल्टरनेट पोजिशंस में होते हैं और एक हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होता है. नेक्स्ट इज ऑर्बिटल पिक्चर. इससे पहले भी हमने फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ा है एलिफेटिक कंपाउंड्स का. सेम इसी में भी वही पढ़ेंगे, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हमने इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर को पढ़ना है. ऑर्बिटल पिक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे. हाइब्रिडाइजेशन में sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमको पढ़ना है. सो एल्कीन्स, बेंजीन्स जो होती है, बेंजीन जो है वो एक एरोमेटिक ईन्स के अंडर में आती है तो उनको एरीन्स भी बोलते हैं. इसीलिए इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, बिकॉज जहाँ भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ईन्स प्रेजेंट होंगे, वहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा. नेक्स्ट इज रेजोनेंस इन बेंजीन. बेंजीन की रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स और बेंजीन कितनी कैनोनिकल फॉर्म्स शो करती है, बनाती है, उसके बारे में हमें पढ़ना है. नेक्स्ट इज एरोमेटिक कैरेक्टर्स इन हकल्स रूल. एरोमेटिक कैरेक्टर मीन्स अगर कोई भी कंपाउंड है उसको एरोमेटिसिटी शो करने के लिए क्या क्या कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है वो हम एरोमेटिक कैरेक्टर्स में पढ़ेंगे. उसके अंदर एक पार्ट हकल रूल का भी आता है कि अगर कोई कंपाउंड हकल्स रूल को फॉलो करता है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होता है. हकल रूल इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला फार्मूला होता है. नाउ सेक्शन बी, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन. अभी हमने बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, उसमें नोमेनक्लेचर भी पढ़ लेते हैं एंड उसकी सिंथेसिस भी हो गई, उसकी रेजोनेंस भी हो गई, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी हो गई. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ बेंजीन. बेंजीन किस किस तरीके के रिएक्शन देती है. तो इसमें सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो पार्ट दिया हुआ है हमें सिलेबस में वो पढ़ना है. इसमें है नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन और इनकी रिएक्टिविटी. फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, देन इट्स एक्टिविटी, limitations of Friedel-Crafts alkylation and then Friedel-Crafts acylation. Friedel-Crafts alkylation में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो Friedel-Crafts alkylation को सपोर्ट नहीं करती थी, इसीलिए रिएक्शन को थोड़ा मॉडिफाई किया गया और उसके बाद Friedel-Crafts acylation जो रिएक्शन है उसको हम पढ़ते हैं. नेक्स्ट सी पार्ट इज सब्स्टिट्यूएंट्स, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी and orientation of monosubstituted benzene compounds toward electrophilic substitution reaction. इसमें हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स बेंजीन से ऐड हो सकते हैं और उन सब्स्टिट्यूएंट्स का बेंजीन की रिएक्टिविटी पर क्या इफेक्ट होता है. देन हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू जो हमारा प्रोडक्ट बनता है मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, उसके ओरिएंटेशन के बारे में. नेक्स्ट इज D part, structure and uses of DDT, saccharin, BHC and chloramine. इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, यूजेस पढ़ने हैं. इनमें से एक या दो कंपाउंड
सेमेस्टर एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ये वाला पार्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि ये छोटा सा पार्ट है तो हम इसको छोड़कर चलेंगे, नहीं, इसको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना है। इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आता है, चाहे वो एक कंपाउंड आए या फिर दो आए। नेक्स्ट इज यूनिट 2। यूनिट 2 का फर्स्ट पार्ट है फिनोल्स। फिनोल्स में जहाँ पर ये स्टार एस्टेरिस्क लगा हुआ है उस कंपाउंड का हमें सिंथेसिस भी पढ़ना है और उसकी रिएक्शंस, इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस भी पढ़ने हैं। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ द कंपाउंड। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी। फिनोल्स की एसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे कि फिनोल्स वीक एसिड होते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, उनकी एसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। और सब्स्टिट्यूएंट्स का एसिडिटी पर क्या इफेक्ट होता है अगर फिनोल्स को सब्स्टिट्यूट किया जाए, उनकी क्वालिटेटिव टेस्ट क्या होते हैं, एंड देन स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ फिनोल, क्रिसोल, रिसोर्सिनोल एंड नेफ्थॉल्स। नेक्स्ट इज एरोमेटिक अमीन्स। इससे पहले वाली जो हमने फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 पढ़ी है उसमें हमने पढ़ा है एलिफैटिक अमीन्स। यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, तो एरोमेटिक अमीन्स, इनके भी हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस बताने हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। बेसिसिटी ऑफ अमीन को बताना है एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। मतलब कि अगर हम सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं तो अमीन्स की बेसिसिटी पर क्या इफेक्ट आता है। एंड सिंथेटिक यूजेस ऑफ एराइल डाइजोनियम सॉल्ट। एराइल डाइजोनियम सॉल्ट के सिंथेटिक यूजेस को डिस्क्राइब करना है। लास्ट इज एरोमेटिक एसिड्स। एरोमेटिक एसिड्स में भी इनका method of preparation and then important reactions, acidity and effect of substituent on acidity and important reactions of benzoic acid। इसमें हमने एक कंपाउंड का इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़नी है। वैसे हम जनरली एक जो जनरल इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर फिनोल आता है तो फिनोल में हम किसी भी कंपाउंड का जनरल स्ट्रक्चर उठाकर उसकी रिएक्शंस को हम पढ़ सकते हैं। इसीलिए इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि इसमें हमें बेंजोइक एसिड दिया है तो बाकी में नहीं दिया है, तो बाकी हम कौन सी कंपाउंड्स के रिएक्शन को पढ़ेंगे। जो स्टार्टिंग कंपाउंड होता है, बेसिक कंपाउंड होता है, उसकी हम स्ट्रक्चर्स को और उसके इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस को पढ़ सकते हैं। बाद में बहुत ही जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, डिफरेंट टाइप्स के सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच करके हम डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं और उनकी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस को लिख सकते हैं। यूनिट थर्ड इज फैट्स एंड ऑयल्स। यूनिट थर्ड में फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में पढ़ना है। फैटी एसिड्स क्या होते हैं, उनकी रिएक्शंस क्या होती हैं और उनकी जो मेन रिएक्शंस लिखनी है, जैसे कि हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजनेशन, सैपोनिफिकेशन, डेंसिटी एंड ड्राइंग ऑफ ऑयल्स। लास्ट इज एनालिटिकल कांस्टेंट। इसमें हमें जो कांस्टेंट्स हैं, एसिड वैल्यू है, एश वैल्यू है, एसिड वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, एस्टर वैल्यू, इन सब का फॉर्मूले जो हैं वो पढ़ने हैं और उनके थ्रू अगर कोई हमारे मतलब न्यूमेरिकल दिया जाता है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमें एसिड वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, एस्टर वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू, रिचर्ड मीजर वैल्यू और इनका सिग्निफिकेंस, सबका सिग्निफिकेंस पढ़ना है, इम्पोर्टेंस पढ़ना है और इनमें कौन कौन से प्रिंसिपल इन्वॉल्व है वो हमें पढ़ना है। यूनिट 4 इज पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स मतलब जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बेंजीन मोनोन्यूक्लियर है, एक ही न्यूक्लियस है, और अगर दो बेंजीन आपस में जुड़ी होती हैं या तीन जुड़ी होती हैं तो उसको हम पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियर मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस, अगर दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस अगर एक साथ अटैच्ड होते हैं, या तो वो डायरेक्ट अटैच हो या फिर किसी अल्काइल ग्रुप के थ्रू अटैच हों एक दूसरे से। तो इसमें पहले हमने पढ़े सिंथेसिस एंड रिएक्शंस, स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ नेफ्थलीन,
phenanthrene and anthrene, diphenylmethane, triphenylmethane and their derivatives. Last is unit 5 cycloalkenes. साइक्लोएल्कीन्स की भी हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस को पढ़ना है. उसके बाद में हम इनकी स्टेबिलिटी थियोरीज को पढ़ना है, बेयर्स स्ट्रेन थियोरी, देन उसका लिमिटेशंस, कॉल्जर एंड मॉफिट थियोरी जो कि पहले वाली थियोरी का मॉडिफिकेशन है, शेशेमोअर थियोरी, थियोरी ऑफ स्टेनलेस रिंग भी कहते हैं, एंड रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन. सारा ही सिलेबस, सारी जो यूनिट्स हैं बहुत इजी हैं. सिर्फ एक दो यूनिट ऐसी है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और उसमें आपको जो रिएक्शंस पढ़ने को मिलेंगी उनकी बहुत ही प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी.